हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कृतिका का पाठ नंबर 2, मेरे संग की औरतें। इनकी लेखिका की बात करें तो इनकी जो लेखिका है मृदुला गर्ग जी हैं, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1928 को कोलकाता में हुआ। यह हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है। वैसे तो मृदुला जी ने एमए किया था अर्थशास्त्र में, लेकिन जो उनका रुझान है हिंदी साहित्य में रहा, यानी कि वो हिंदी लिखने में, साहित्य लिखने में वो ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना भी की है। पाठ के सार में लेखिका ने ये गद्य लिखा है, संस्मरणात्मक गद्य है। जो इसने लेखिका ने अपने जो परिवार में रहने वाली जो औरतें हैं, जैसे उनकी नानी थी, उनकी परदादी थी, माँ, अपनी 4 बहनों, उन सब के बारे में बताया है। उस समय जो उनकी स्थितियां थी, घरेलू, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति थी उस समय की, उससे उन्होंने रूबरू कराया है। लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती है कि नानी को उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था, क्योंकि उनके जो जन्म से पहले उनकी नानी मर चुकी थी और उनकी नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। नानी जो उनकी थी वो परंपराओं को मानने वाली थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी, पर्दा करने वाली महिला थी, क्योंकि उस समय पर्दा करने का रिवाज था। और जो उनके जो पति थे, यानी लेखिका के नाना थे, वो शादी के तुरंत बाद घर छोड़कर बैरिस्ट्री करने के लिए विलायत चले गए थे। और जब वो विलायत से लौटे तो उनके जो व्यवहार में जो अंग्रेजियत थी, जो उनका व्यवहार था, बिल्कुल बदला हुआ था, अंग्रेजों जैसे बोलते थे। नानी ने इन बातों से दूर रहकर अपने ढंग से जीवन जिया। उन्होंने इस बात को कभी भी अपने पति पे इजहार नहीं होने दिया कि उनकी बातों का उन पर असर हो रहा है, कि उनका जो व्यवहार है बदल गया है। एक बार जो उनकी माँ थी, माँ की उम्र जब 15 साल की थी तो नानी की तबीयत खराब होने लगी। तो नानी को लगा कि उनकी मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं आपके जो मित्र हैं प्यारेलाल शर्मा जी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मिलना चाहती हूँ। वो क्योंकि उस समय का जो समाज था पर्दानशी औरतों का था, लेकिन उनके जो नाना थे उनको लगा कि जो समय है ये समय की मांग है, तो उन्होंने अपने मित्र को बिना देर किए उनके सामने बुला लिया। तो नानी ने उनके सामने एक बात कही, उनके मित्र के सामने, कि मैं अपनी बेटी की शादी आप ही की तरह किसी आज़ादी के सिपाही से करना चाहती हूँ। ये जिम्मेवारी मैं आप लोगों को सौंपती हूँ कि आप अपने जैसे ही कोई आज़ादी के सिपाही से मेरी बेटी की शादी करें। उसके बाद जो माँ की शादी हुई थी, माँ की यानी कि लेखिका के जो पिता थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, और जिसके कारण वो एक सादा जीवन व्यतीत करने वाले थे। तो इस तरह से जो उनकी माँ का जो जीवन है वो भी सादा रहा था। वो रात रात को, क्योंकि उनको साड़ी पहनने का, कोई छोटी उम्र थी, उनको साड़ी पहनने का कोई पता नहीं था कि कैसे पहनी जाती है, तो आज़ादी में भाग लेने के कारण जो उनके पिता थे उनके प्रभाव से उनकी माँ को भी खादी की साड़ी पहननी थी, लेकिन उनको आती नहीं थी, तो वो रात रात पर जाकर वो साड़ी पहनती थी। उनकी माँ का जो व्यक्तित्व था वो जादुई जैसा था। जो घर के लोग थे उनसे राय भी मांगते थे और राय मांगकर उन पर अमल भी करते थे। वो पत्थर की लकीर की तरह उनसे निभाई भी जाती थी। जो उनके घर के जो बच्चों की बात करें तो उनके बच्चों की परवरिश के लिए उनकी माँ के अलावा जो घर में सारे प्राणी थे, सारे लोग थे, वो सब अलर्ट थे, मुस्तैद थे। उनकी जो घर में, चाहे वो दादा थे, दादी थे, उनकी जो आगे जेठानियां थी, सब लोग उनको पालने में मदद किया करते थे। उनकी माँ की रुचि की बात करें तो उनकी माँ घर में किताबें पढ़ती थी, साहित्य चर्चा करती थी, संगीत सुनती थी। जो उनकी माँ थी वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरों की गोपनीय बात को अपने तक ही सीमित रख दी थी, और इस कारण से उनका घर और बाहर
दोनों ही सम्मान होता था, चाहे वो बाहर वालों की दोस्ती थी या घर वालों से दोस्ती थी, सब लोग जो थे उनसे प्यार करते थे और सब उनका आदर करते थे। उसके बाद लेखिका अपनी एक परदादी की बात भी करती है, जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। वे कभी भी फालतू कोई सामान होता था उसे इकट्ठा करने की बजाय उन्हें दान में दे दिया करती थी। उनको ये था कि जो भी पड़ा है अगर जो प्रयोग करना है तो ठीक है, नहीं तो उसको दान में देना चाहिए। और जब उनकी जो बहू थी वो गर्भवती हुई तो उनके मंदिर में जाकर भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी जो बहू है उसकी जो पहली औलाद वो लड़की हो, और उन्हें यह बात सबको बता भी दी थी। उन्होंने बार बार भगवान से मन्नत मांगी कि उनकी जो बहू की जो औलाद है वो लड़की हो, जिसके कारण उनकी एक के बाद एक 5 जो लड़कियां उन्होंने उनके घर में जन्म लिया और उनके घर में सिर्फ एक बेटे का ही जन्म हुआ। एक बार कोई गांव में जैसे शादी का माहौल था, हवेली के जो मर्द थे, जो आदमी लोग थे, वो किसी बारात में गए हुए थे। जो औरतें थी वो रत जगा कर रही थी, यानी कि रात को जाग रही थी। तभी कोई एक चोर जो था वो हवेली में घुस गया और उसी कमरे में घुसा जहां पर उसकी जो परदादी थी वो सो रही थी। जैसे ही थोड़ी सी आहट हुई, उसकी जो परदादी थी उसकी आंख खुल गई। तो उसके बाद उसकी जो चोर है उससे डर गया, तो परदादी ने चोर से कहा कि वो मुझे पानी पिलाए। तो पानी लाते हुए जो दरबान था, जो पहरेदार था, उसने उसे पकड़ लिया और उसके सामने ले आया। तो उन्होंने फिर पानी पीकर आधा पानी फिर चोर को पिला दिया। तो चोर को पिलाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुझे आज से बेटा मान रही हूँ और इसके बाद तू चाहे चोरी कर या फिर कहीं खेती कर। उसकी सलाह मानकर जो चोर था उन्होंने चोरी करना छोड़कर जो खेती करना शुरू कर दिया। जब 15 अगस्त 1947 को जब वो देश आजाद हुआ था तो लेखिका कह रही है कि मुझे टाइफाइड बुखार था, तो डॉक्टर की सलाह के कारण मैं बाहर नहीं जा पा रही थी। उसके पिता ने उसे एक उपन्यास दिया, जिसके बाद कई अंश उसके जो कई अंश थे लेखिका ने उसको बार बार पढ़ा। लेखिका अपनी माँ, नानी, परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में बताती है कि उससे जो उसकी बड़ी बहन थी मंजुल थी, उसे घर में रानी कहते थे, और उसकी शादी के बाद उसने मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया था। जो दूसरे नंबर पे वो खुद थी, तो उसने अपना नाम मृदुला गर्ग के नाम से लिखना शुरू किया था। उसके बाद उसकी 2 बहनें और थी, और उसका एक का नाम रेनू था और दूसरी का नाम चित्रा था। जो सबसे छोटी बहन थी, जो अचला थी, अंग्रेजी में लिखने लगी थी, और जो उनका छोटा भाई था राजीव भी हिंदी में लिखने लगा। उनकी जो तीसरी बहन थी रेनू, बीए नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो उनके पिताजी ने और घर वालों ने उनको बार बार बोला तो उसने बीए किसी तरह से कर लिया। जो सबसे वह छोटी बहन थी, अचला थी, उसने पत्रकारिता में प्रवेश किया और पिताजी की जो पसंद से ही उसने शादी की, और बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। उसकी बहन रेनू स्वयं दूसरों को पढ़ाती थी, खुद कम पढ़ती थी, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। उसके पढ़ाने के कारण जिनको पढ़ाती थी उनके नंबर ज्यादा आते थे, उसके खुद के कम आते थे। वो दृढ़ निश्चय करने वाली लड़की थी और अपने पसंद के लड़के से ही उसने शादी की थी। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा था। वहां पर सिनेमा देखते हुए पति पत्नी अलग अलग बैठा करते थे, यानी कि वहां का जो माहौल था वो इकट्ठे बैठने वाला नहीं था। उन्होंने वहां मर्दों और औरतों को एक साथ नाटक देखने के लिए राजी कर। वहां से निकलने के बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहां उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया था। लेकिन अपने
दृढ़ निश्चय के कारण उन्होंने अनेक लोगों की सहायता से ऐसा स्कूल खोला जहां पर अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी जो भाषाएं थी वो सिखाई जाती थी, और उसने उस स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई थी। अपनी बहन का जो दृढ़ निश्चय है वो बताते हुए कह रही है कि एक बार जो बहुत बारिश हो रही थी तो उसे 2 मील दूर पैदल चलकर जाना था। सबने उसे मना किया लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और सबने कहा कि स्कूल बंद होगा क्योंकि बहुत बारिश है, लेकिन वह मानी नहीं। तो बारिश में जब गई वहां पर पैदल चलकर गई और देखा स्कूल बंद था, फिर वो वापस आ गई। इस तरह से मंजिल की ओर अकेले दिशा में जो उसका उत्सुकता थी वो दिखाई देती थी। तो लेखिका कहती है कि सच में अकेलेपन का मजा कुछ और है। दृढ़ निश्चय से आगे चलते हुए जो अकेले चलना वो उसका मजा हमें अलग से ही जान पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।